हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट विद रुचि मैम। तो चलें, आप सब लोग फटाफट आ जाइए। जितने लोग भी लाइव नहीं जुड़े हैं वो सभी लोग आ जाएं फटाफट। तो आई होप दैट आप सब लोगों को स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी कि पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा आप देख रहे हो। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल अच्छे स्रोत होते हैं। वनस्पति तेल, सबसे पहले जब बात आती है किसकी, वनस्पति तेलों की, तो इनको किसकी कैटेगरी में रखा गया है, आपको सबसे पहले यही समझना है। ओके, आपको सबसे पहले समझना है वनस्पति तेल क्या है और हमें इनको किसके अंडर में रखा गया, किसके अंतर्गत आते हैं आपके वनस्पति तेल। तो हम जब बात करते हैं वनस्पति तेलों की, तो ये आपके आते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत। ये आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी वसी अम्ल, राइट ऑप्शन तो इसका बी होगा, लेकिन कैसे होगा आपको समझना ये है। ओके, और इसमें आपको ये समझना है कि देखिए यहाँ पर बात किसकी की जा रही है। जब वनस्पति तेल की बात आती है हम सीधे सीधे समझ जाते हैं हमारी वसाएं हैं। एक शब्द में अगर हम समझने की बात करते हैं तो समझते हैं क्या कि ये वसाएं हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए सब लोग आ जाएं फटाफट। तो हम समझते हैं क्या ये वसाएं हैं। जब हम वसा की बात करते हैं तो देखिए वसा आपकी, जिसको आप फैटी एसिड बोलते हो, तो वसाएं आपकी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है संतृप्त वसा और दूसरी होती है क्या, असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या है संतृप्त वसा और क्या है असंतृप्त वसा। तो जो भी वसाएं हमारे 20 डिग्री टेम्परेचर पर 20 डिग्री टेम्परेचर पर जमा रहती हूं, जो भी वसाएं हमारे 20 डिग्री टेम्परेचर, क्वेश्चन पूछा गया है यहीं से कि 20 डिग्री टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ अगर जमा रहता है तो वो किस वसा के अंतर्गत आता है या वो क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है आपका संतृप्त वसा। कहने का मतलब कि जब भी 20 डिग्री टेम्परेचर पर जो भी आपकी वसाएं जमा रहती हैं दैट्स कॉल्ड संतृप्त वसा। और जो वसाएं 20 डिग्री टेम्परेचर पर जमी नहीं रहती हैं, लिक्विड फॉर्म में रहती हैं, दैट्स कॉल्ड असंतृप्त वसा। समझ में आई बात ना कि क्या है संतृप्त और क्या है असंतृप्त। जब हम इनके अंतर थोड़ा सा चलते हैं असंतृप्त के अंतर्गत, तो यही दो भागों में बट जाते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं आपके? एक होता है मूफा और एक होता है पूफा। क्या होता है? एक होता है मूफा और एक होता है पूफा। मूफा का मतलब होता है, फुल फॉर्म भी यहाँ से पूछा जाता है कि MUFA ऐसे लिख देगा और बोलेगा इनमें से सही कथन को चुनिए। तो आपको पता होना चाहिए मूफा का मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या होता है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कम मिल रहा है। देखिए वसाएं कितने प्रकार की? मुख्य रूप से वसाएं दो प्रकार की। कौन सी? संतृप्त वसा और कौन सी? असंतृप्त वसा। ओके, जितनी वसाएं 20 डिग्री टेम्परेचर पर जमा रहेंगी, जम जाएंगी, वो क्या कहेंगे हम? संतृप्त वसा। और जो वसाएं 20 डिग्री टेम्परेचर पर, जो वसाएं 20 डिग्री टेम्परेचर पर जमी नहीं रहेंगी, मतलब क्या? घुली रहेंगी,
लिक्विड फॉर्म में रहेंगी, दैट्स कॉल्ड असंतृप्त। जब हम असंतृप्त की बात करते हैं तो यहाँ पर हम टाइप्स पाते हैं 2। एक पाते हैं क्या, मूफा, और एक पाते हैं क्या, फूफा, मामा फूफा। ओके, मूफा फूफा। तो इसका मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके राजेश प्रधान जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, जब हम मूफा की बात करते हैं तो क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और यहां पर हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। बात किसकी हो रही है, अनसैचुरेटेड की हो रही है, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जब पूफा की पर्टिकुलर बात आती है, किसकी, पूफा की बात आती है, तो आपके पॉली अनसैचुरेटेड एसिड में 3 प्रकार की वसाएं आती हैं। कौन कौन सी, लिनोलिक, दूसरा लिनोलेनिक, और तीसरा आता है आपका एराकिडोनिक। ये आपकी कौन सी 3 वसाएं आपकी पॉली में आती हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। और जब हम बात करते हैं मूफा की, तो मूफा में आपकी खासकर 2 वसाएं आती हैं, एक आता है ओलिक और एक आता है पामिटोलिक। ऐसे एरो लगा हुआ है, एक आता है ओलिक और एक आता है पामिटोलिक। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो 2 वसाएं हैं, मोनो की बात करोगे तो ये दोनों आएंगी, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करोगे तो ये आएंगी, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करोगी तो ये तीनों आएंगी। ओके, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पॉली मूफा के अंतर्गत कौन कौन सी वसाएं आती हैं, पूफा के अंतर्गत कौन कौन सी वसाएं आती हैं, तो आपको ये क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, ये किसके लेवल पर आ जाता है आपका, ये खासकर टीजीटी लेवल पर आ जाता है। ऐसे टीजीटी लेवल पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो और ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो आगे हम फिर से अपने क्वेश्चंस की ओर आते हैं और बात करते हैं आगे। इसका राइट ऑप्शन समझ गए ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल राइट आंसर है। आप अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है। ग्लूटेन मुक्त आहार GFD क्या है, GFD किस बीमारी के रोगियों को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कोहिंस बीमारी, ऑप्शन नंबर बी है सीलिएक बीमारी, ऑप्शन नंबर सी है इरिटेबल आंत्र बीमारी, ऑप्शन नंबर डी है लीवर बीमारी। तो बताएं भाई, फटाफट बताएं किसके अंतर्गत दिया जाता है। हम बात करेंगे सीधे सीधे। देखिए, जब ग्लूटेन समझ रहे हो ना, ग्लूटेन की बात आती है, ग्लूटेन है क्या, ग्लूटेन या फिर ग्लूटन, थोड़ा थोड़ा अंतर मिल जाता है देखने को। तो ये ग्लूटेन है क्या, देखिए ग्लूटेन एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे खास करके गेहूं में, जौ में देखने को मिलता है। किसमें, खास करके हमें गेहूं में, गेहूं और जौ, इस तरह से हमारे अनाजों में खास करके देखने को मिलता है। ग्लूटेन का काम क्या होता है कि किसी भी जैसे आटा है, आप उसको मारते हो, जब आप ऐसे खींचते हो तो उसमें देखते हो कि आप वो बॉन्डिंग बनी रहती है, वो अलग अलग नहीं बिखरता, बॉन्डिंग बनी रहती है। किसके कारण बॉन्डिंग बनी रहती है, आपके ग्लूटेन के कारण, क्योंकि गेहूं में होता है ग्लूटेन, जिसकी वजह से आटा क्या बना रहता है, बंधा बना रहता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है और रोटियां भी बेलते बनती हैं। अदरवाइज ग्लूटेन की अनुपस्थिति में, अगर ग्लूटेन प्रेजेंट नहीं होगा आपके आटे में, तो आप रोटियां बना नहीं पाओगे, रोटियां फट जाएंगी। आपने देखा होगा कभी कभी कि मक्के की रोटी आप बेल कर नहीं बना पाते हो, अगर आप उसको बनाते हो तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं होता है। ओके, तो समझ गए। तो ये खास कर ये था ग्लूटेन।
अब किस बीमारी में रोगियों को दिया जाता है? तो आपका सब लोग फटाफट आंसर करें और बताएं। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? सीलियक बीमारी। सीलियक बीमारी। अब हम थोड़ा सा बीमारियों की ओर चर्चा करेंगे कि ये क्या है, इनमें कौन कौन सी बीमारी हो। देखिए जी, इसमें जब होता है हमें सीलियक बीमारी क्या होता है कि जो हमारी आंत होती है, ये कहाँ से संबंधित रोग है? आपकी आंत्र से संबंधित रोग है। छोटी आंत, वैसे लगभग सभी चीजें हैं आंत्र से रिलेटेड, लेकिन सीलियक बीमारी है तो स्पेशल जो हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया कि वहाँ एक जगह आपको मिलते हैं क्या? विलाई, और एक जगह मिलते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है ना? माइक्रोविलाई, इनका काम क्या होता है कि ये अवशोषण का काम करते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करने का और अवशोषण का काम, खासकर काम होता है इनका अवशोषण। तो आपकी सीलियक बीमारी में विलाई और माइक्रोविलाई क्या होने लगते हैं? इन्फेक्शन की वजह से ये गायब होने लगते हैं, और जब ये गायब होने लगते हैं तो भोजन का पाचन और अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण व्यक्ति को एक यही सुझाव दिया जाता है कि इनका ग्लूटीन मुक्त आहार दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका सीलियक बीमारी में, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ज्यादा करके ये बीमारी जो है बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है, मोर देन 2 years, 2 साल से ज्यादा के बच्चों में देखने को मिल जाती है। और खासकर ये भी जान लीजिए कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। खतरनाक बीमारी ऐसी है कि ये लाइफ टाइम चलने वाली बीमारी है। अगर आपने मान लीजिए थोड़ा बहुत सही हुए, आपने ग्लूटेन लेना स्टार्ट किया, तब क्या होता क्या है, और फिर से अगर आपने ग्लूटेन ले ली तो आप तुरंत ही उसी कंडीशन पर पहुंच जाएंगे जहां आप टॉप कंडीशन पर थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जल्दी से सही नहीं होती है, आपको पूरी लाइफ टाइम इसको मैनेज करना होता है। अपनी खासकर अपनी जो आपका दिनचर्या है, खाने के लिए जो डाइट प्लान है, उसको उस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो समझ में आया ना कि कैसे ये काम करता है और किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है, ये समझ गए, इसका राइट ऑप्शन ये है। अब थोड़ा सा दूसरे पॉइंट को हम समझते हैं, कोहिन्स बर्ग। कोहिन्स बीमारी को समझते हैं, ये क्या है? ये भी आपकी आंत से ही रिलेटेड है। खासकर इसमें क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, पूरा क्या, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इस तरह से ये जो इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होता है, तो होता क्या है कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी जो भी जितनी लेयर्स होती हैं, जितनी भी किनारे किनारे की जगह होती है, इनमें इन्फेक्शन होता है। और इन्फेक्शन के कारण जो इनकी परत होती है वो थोड़ी सी उनमें स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आ जाने के कारण, इन्फेक्शन हो जाने के कारण उनमें रेडनेस आ जाती है, मतलब लाल लाल सी दिखने लगती हैं, जो कि हम लोग ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन हम अपने यंत्र के थ्रू या फिर किसी जांच के थ्रू पर्टिकुलर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो और इसमें खास कर क्या होता है, पेट में दर्द और दस्त टाइम टू टाइम आना, और उसके बाद क्या होता है कि आपकी ऐंठन भी होने लगती है। तो कहने का मतलब समझ गए ना कि ये भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से ही बीमारी है। सीधे सीधे आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की नलिकाएं होती हैं, जो परतें होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, उनमें लालिमा आ जाती है। लालिमा आने के साथ साथ उनमें सूजन भी देखने को मिलती है। ये है आपकी कौन से इरिटेबल आंत्र बीमारी। व्हाट इज दिस इरिटेबल आंत्र बीमारी? तो जब हम इरिटेबल की बात करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे शरीर का पाचन, जब हमारा पाचन तंत्र है, ये जब ठीक से काम नहीं करता है, अब बहुत ज्यादा जब स्थिति खराब होगी तब ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जब हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा तो इसका असर सीधे सीधे आपकी पूरी बॉडी पर तो जाएगा ही जाएगा। और मेजर इफेक्टेड ऑर्गन्स क्या होगा? मेजर इफेक्टेड ऑर्गन्स आपकी बॉडी, आपका माइंड होगा। जब आपका माइंड इफेक्टेड होगा, भाई जब आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो सीधे सीधे काम सारे कहाँ से संचालित हो रहे हैं? ब्रेन से हो रहे हैं ना। तो ब्रेन आपका सीधे सीधे इन्फेक्टेड होगा। तो आपका जब ब्रेन इन्फेक्टेड होगा तो आप ना तो सो पाएंगे अच्छे से, ना ही आप किसी से बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बात, कहने का मतलब निगेटिव थिंकिंग आने लगेंगी, आप में मेंटली निगेटिविटी दिखने लगेगी, पाचन तंत्र सही नहीं रहेगा, और आप में अनिद्रा जैसे विकार देखने को मिलेंगे। और जब इस तरह के विकार आएंगे, सारी पूरी आपकी पूरी जो बॉडी का
सिस्टम है वो सारा क्या होगा, गड़बड़ाएगा कहीं ना कहीं। तो समझ में आई बात ना कि अनस्टेबल बीमारी क्या है। कहने का मतलब ये है, एक शब्द में अगर समझा जाए कि पाचन तंत्र की खराबी के कारण जो हमें मानसिक असर पड़ता है व्यक्ति के ऊपर, उस मानसिक असर से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वही क्या है, इरिटेबल आंत्र बीमारी। ओके, हम बात करते हैं लीवर की। लीवर बीमारी तो आप सभी जानते हो, ये तो आज की मोस्टली लोगों में देखने को मिलती है, अमूमन बीमारी है। किसी का लीवर बढ़ गया, किसी का कुछ हो गया लीवर के कारण। अब लीवर अगर गड़बड़ाता है, डैमेज होता है, तो क्या आपको पीलिया, जॉइंटिस जैसी बीमारी से सामना करना पड़ता है, सिरोसिस जैसी बीमारी से सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको हिपैटिक कोमा जैसी बीमारियों से सामना करना पड़ता है ना। तो कई सारी बीमारियां आपकी यहाँ पर, लीवर का तो कोई जो तो नहीं है कि कितनी बीमारियां आपकी यहाँ से पॉसिबल ना हो जाए, ठीक है ना। और अगर बात की जाए तो कहीं हद तक जो आपका हाई और लो बीपी है, जब आप पूरी कारिकी को समझते हैं, बॉडी की पूरे लीवर को समझते हैं, तो एक तरह से आपका हाई बीपी लो बीपी भी क्या है, लीवर की बीमारी से ही संबंधित है। जन्मदाता यही है, लीवर ही है, ठीक है ना, हाई बीपी और लो बीपी। तो कहने का मतलब जब आप पूरी कारिकी पढ़ते हो ना, तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। तो चलिए समझ में आई बात ना। इसका राइट ऑप्शन क्या, मैंने बता ही दिया था, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चारों ऑप्शंस क्लियर हुए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। आगे का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एक क्वाशियोरकर शिशु की टांग एडिमा ग्रसित होती है। ये एडिन ग्रसित है, ग्रसिन नहीं है, एडिमा ग्रसित होती है। ओके, आप सही कर लीजिएगा इसको। एक क्वाशियोरकर शिशु की टांग एडिमा ग्रसित होती है, कारण दिया है गुर्दे सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं है। गुर्दे सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं हो पाते, जिसके फलस्वरूप शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है। इसकी जो पूरी कार्य है ना, वो बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी आप शॉर्टकट में थोड़ा सा समझिए क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम क्वाशियोरकर की बात करते हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वाशियोरकर किसकी कमी के कारण होता है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताइए क्वाशियोरकर किस न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हो जाता है। सब लोग फटाफट आंसर देंगे, सब लोग फटाफट आंसर देंगे। क्वाशियोरकर किस न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हो जाता है। अब होता क्या है, चलिए हम आगे बात करते हैं सीधे सीधे। इस पॉइंट को हम बाद में समझाएंगे आपका आंसर मिलने के बाद, ठीक है। अब हम एक यहीं पर एक और आपका रोग इसी से संबंधित आ जाता है, इसी के अगल बगल ही चलता है, जिसको हम बोलते हैं मैरस्मस। मैरस्मस एक ये बीमारी है, एक ये बीमारी है। आपको पता होगा कि जब हमारे भोज्य पदार्थ में प्रोटीन और कार्बोज दोनों की कमी होती है, तब कौन सा रोग होता है, मैरस्मस। कहने का मतलब प्रोटीन प्लस कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो रही है, तो कौन सा रोग हो रहा है, मैरस्मस। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ किसकी कमी होगी, बताएं फटाफट, प्रोटीन। जब सिर्फ और सिर्फ, एक सेकेंड, कहाँ का कहाँ चला गया। ओके, तो जब सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी होगी, तब कौन सा आपका क्वाशियोरकर रोग होगा। कौन सा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन। यानी बच्चा क्या ले रहा था अभी तक बच्चा सिर्फ क्या ले रहा था, कार्बोहाइड्रेट ले रहा था, तभी तो ये बीमारी हो गई ना क्वाशियोरकर जैसी। लेकिन जब बच्चे के दोनों न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, फूड में कम हो गए, तो कौन सी बीमारी होगी, मैरस्मस। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे, होता क्या है कि जब ये बीमारी होती है तो इसका लक्षण होता है कि बच्चा एडिमा ग्रसित हो जाता है। कैसे हो जाता है एडिमा ग्रसित, ये समझना है। गुर्दे सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते। जब बच्चे खासकर जब प्रोटीनूरिया होती है, कहने का मतलब जब सर्कुलेशन होता है, तो वहां पर क्या होता है कि आपके जो गुर्दे होते हैं वो सोडियम को उत्सर्जित नहीं कर पाते, और जब सोडियम को वो उत्सर्जित नहीं कर पाएंगे
ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जब सोडियम खासकर उत्सर्जित नहीं होंगे तो आपके शरीर में क्या होगा, प्रोटीनूरिया क्या बढ़ेगा, प्रोटीनूरिया आपको देखने को मिलेगा। और उस प्रोटीनूरिया में आपका एल्ब्यूमिनूरिया, कहने का मतलब क्या है, एल्ब्यूमिन जैसी कमी देख रहे हैं। एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन आपका जो आपकी प्रोटीन है ना वो कम होगी, कहने का मतलब एल्ब्यूमिन की कमी होगी। और जब एल्ब्यूमिन का काम क्या है, एल्ब्यूमिन का काम है ऑन्कोप्रोसिस, तो जब एल्ब्यूमिन की कमी होगी तो ऑन्कोप्रोसिस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मंदता देखने को मिलेगी। यही होता क्या है कि जब मंदता देखने को मिलती है तो आपके इंटेस्टाइन, जो आपके इंटेस्टाइन में स्पेस आने लगता है, जो आपकी आंतों में स्पेस आने लगता है खासकर, तो वहीं पर क्या होता है कि पानी भरने लगता है। वहीं पर मान लीजिए ये आपकी इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपकी ऐसे ये आपकी क्या वेसल्स आ रही हैं, तो यहाँ से क्या होने लगता है, टूटती हैं ये, इनमें स्पेस ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर क्या पानी भरने लगता है। जब पानी भर जाता है तो व्यक्ति के शरीर में क्या आ जाने लगती है, स्वेलिंग आने लगती है। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आई। कहने का मतलब स्पेस आ जाने के कारण जब भी आपकी जब स्पेस आ जाएगा आपकी इंटेस्टाइन में तो वहीं पर पानी भरने लगता है और आपके शरीर में, आपके हाथ पैरों में, आपकी बॉडी में स्वेलिंग जैसी दिखने लगती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई ना कि कैसे कैसे क्या होता है। इसलिए आप बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप बताएं इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, ए और आ दोनों ही सही हैं। चलिए हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, आवश्यक अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल की अगर हम बात करते हैं, अमीनो अम्ल होते क्या हैं, बताएं भाई कि अमीनो अम्ल की हम बात करते हैं, अमीनो अम्ल क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पर उठता है कि अमीनो अम्ल क्या है। तो देखिए अमीनो अम्ल हमारे प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, सबसे प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। हमने आपको जब प्रोटीन पढ़ाया था पहले बैच में, हमने आपको जब प्रोटीन पढ़ाया था तो उसका हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बताया था कि प्रोटीन कैसे कैसे पचती है और एट लास्ट आकर कैसे अमीनो अम्ल पर विभक्त हो जाती है, ये चीज हमने आपको बताई थी। तो जब प्रोटीन का विखंडन होता है, प्रोटीन जब टूटती है किसके लिए, डाइजेस्ट होने के लिए, तो वो अपनी सबसे छोटी स्मॉल इकाई में आ जाती है, किस पर, अमीनो अम्ल की। तो कहने का मतलब प्रोटीन क्या है, सबसे छोटी इकाई है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो प्रोटीन का पाचन जो है आपके आमाशय से शुरू हो जाता है, लेकिन आमाशय में प्रोटीन का पूर्ण पाचन नहीं होता है। ठीक है ना, सारी प्रोटीन्स अलग अलग होती हैं, हर प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम भी अलग अलग होता है। तो खैर बहुत हम डिटेल से यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा रहे हैं कि बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो समझ गया कि अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। जब हम दूसरी बात करते हैं तो खासकर अमीनो एसिड हमारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और लगभग एक अमीनो एसिड आपका 20 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। समझ रहे हो ना, 20 प्रकार के प्रोटीनों से मिलकर हमारे अमीनो एसिड बनते हैं। अमीनो एसिड की हम बात करते हैं तो आपके 10 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और 10 अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं। कौन से, 10 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। देखिए अमीनो एसिड बहुत पूछा जाता है, आप चाहें तो नोट कर लें। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, आवश्यक अमीनो अम्ल, दूसरा क्या होता है, अनावश्यक अमीनो अम्ल। ओके, अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की छोटी इकाई है, प्रोटीन की छोटी इकाई है, लघुत्तम इकाई। ओके, हमारे अमीनो अम्ल 20 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल वो होते हैं जो हमें, जिनको हमारे शरीर की आवश्यकता होती है और हमें नीड होती है,
बाहर से लेने की, मतलब अपने भोजन में हमें इन अमीनो अम्लों को शामिल करना आवश्यक होता है। ठीक। दूसरी चीज, ये अनावश्यक ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनको हमें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में क्या बनते जाते हैं, जैसे जैसे इनका प्रोसेस होता जाता है वैसे वैसे ये हमारे शरीर में क्या होने लगते हैं, बनते जाते हैं। और खास कर आपके लिए ये क्वेश्चंस है कि जो हमारे अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं, जो ये हमारे क्या है, अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं, तो ये किसकी उपस्थिति, बॉडी में ऐसा कौन सा हमारा एक तरह से संगठन की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर कौन सा ऐसा आपका पदार्थ है, कौन सा ऐसा अम्ल है जिसके कारण आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल आपकी बॉडी में स्वतः बनते हैं। तो ऐसा कौन सा बताइए, फटाफट सब लोग आंसर करिए। ऐसा कौन सा अम्ल है जिसके कारण हमारी बॉडी में क्या अनावश्यक अमीनो अम्ल ऑटोमेटिक बनते हैं, किसकी देन है, किस कारण ऐसा होता है? तो देखिए जान लीजिए, अगर ना पता हो तो वो है क्या, नाइट्रोजन। इसीलिए बोला जाता है कि नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन नहीं होगा, अगर नाइट्रोजन नहीं तो ये भी नहीं, अगर ये है नाइट्रोजन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल आपके कौन कौन से हैं? एक है क्या आपका आर्जिनिन, दूसरा है हिस्टीडीन, और तीसरा है आपका आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, और थ्रियोनिन, और आपका नेक्स्ट है, मतलब जो इसके आगे है वो है आपका फ्रियोनिन, उसके बाद है आपका ट्रिप्टोफैन, वेलिन, नेक्स्ट है आपका वेलिन, और लास्ट है आपका ल्यूसिन। ये हैं आपके क्या आवश्यक अमीनो अम्ल। इतना याद कर लीजिए, आवश्यक अमीनो अम्ल याद कर लोगे, उसके बाद जो बचेगा शेष सारा क्या हो जाए आपका अनावश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं है आपको सारे के सारे याद हों, लेकिन आप अगर एक याद कर लेते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन ज्यादा करके यही पूछा जाता है कि कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है, कौन सा अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ओके, तो क्लियर हुआ बच्चों कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब हम सीधे सीधे चलते हैं कहाँ पर, अपने क्वेश्चंस की, फिर से लौटते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब बताइए, आवश्यक अमीनो अम्ल, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि आवश्यक अमीनो अम्ल है, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। अब बताएं, सब लोग कमेंट्स करके बताएं कि इसका ऑप्शन कौन सा नहीं है। एलानिन हमने लिखा था क्या? एलानिन हमने नहीं लिखा था ना आवश्यक अमीनो अम्ल में, इसलिए आपका बाकी लाइसिन भी लिखा था, मिथियोनाइन भी लिखा था, फिनाइलिन भी लिखा था, तो आप इसको बोलेंगे क्या, एलानिन आपका नहीं है आवश्यक अमीनो अम्ल। ओके, आई होप दैट आप बहुत ही नाइसली मोड से समझे होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आप इसमें देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका न्यूट्रिशन से संबंधित। अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जाता है। अति सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो, लेकिन फिर भी आपके पौष्टिक तत्वों में, आपके भोज्य तत्वों में क्या मौजूद होते हैं, वो आपके होते हैं अति सूक्ष्म जीव। अब अगर अति सूक्ष्म जीव है तो हम उनको कैसे निष्क्रिय कर सकते हैं, बात ये आती है यहाँ पर। तो उबाल कर, क्या हम पौष्टिकीकृत करके अपने भोज्य पदार्थों के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर सकते हैं? आपका आंसर होगा बिल्कुल। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? क्योंकि देखिए, आप ही देखिए कि हम जब इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पाश्चुरीकरण।
पाश्चुराइजेशन बोल सकते हो या पाश्चुरीकरण बोल सकते हो, जैसे आपको आराम और सुविधा लगे। पाश्चुरीकरण, आप जब अपने घर में आपके यहाँ मिल्क आता है, दूधिया दे जाता है, आप उसको क्या करते हो, बॉयल करते हो। क्यों बॉयल करते हो? क्योंकि आपको पता है अगर हम इसको बॉयल नहीं करेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इस तरह से पाश्चुरीकरण करते हैं, मतलब हम दूध को बॉयल करते हैं कि उसमें जितने भी सूक्ष्म जीव हों वो क्या हो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं। ठीक है। पाश्चुरीकरण की जब हम बात करते हैं तो खासकर पाश्चुरीकरण हम दो तरीके से करते हैं। ठीक है। पाश्चुरीकरण हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है आपका क्या, एक होता है 62.8 डिग्री पर 62.8 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। बार बार जब भी सेल्सियस और टेम्परेचर की बात, सेल्सियस और फॉरेनहाइट की बात आती है, वहां मैं जरूर इंडिकेट करती हूँ। यहाँ पर सेल्सियस की बात हो रही है, और जब हम फॉरेनहाइट की बात करते हैं तो फॉरेनहाइट आपका आ जाता है 143 डिग्री, 143 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है। तो ये टेम्परेचर होता है मीजर करने का। दूसरा होता है आपका 72 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम फॉरेन में कन्वर्ट करते हैं 162 डिग्री फॉरेनहाइट पर आपका मीजर करता है। तो कहने का मतलब इसको हम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम कहते हैं, HTST मेथड। क्वेश्चन पूछा जाता है HTST मेथड हम कितने डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, तो 72 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। कितने डिग्री फॉरेनहाइट पर करते हैं, तो 162 डिग्री फॉरेनहाइट पर करते हैं, HTST मेथड। ओके। और जब HTST मेथड की बात होती है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर HTST नहीं होता है, यहाँ पर देखिए टाइम ज्यादा हो रहा है और धीरे से ठंडा किया जाता है। यहाँ पर तुरंत हाई टेम्परेचर पर हम इसको गर्म करते हैं और बहुत ही कम टेम्परेचर। इसका मतलब ही होता है हाई टेम्परेचर, लिख लीजिए फुल फॉर्म इसका, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, मतलब हाई टेम्परेचर पर गर्म किया और बहुत ही छोटे, बहुत ही ज्यादा, कहने का मतलब अब आपका शॉर्ट टाइम क्या होगा। अब जब हम यहाँ पर ठंडाई का टेम्परेचर कम कर देंगे, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो चीजें क्या होंगी, बहुत इमीडिएटली तरीके से, बहुत ही तीव्र तरीके से क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लगभग आपका 10 डिग्री सेल्सियस तक पर यहाँ पर क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है चीजों को। ओके। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा किया जाता है और 72 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट पर गर्म किया जाता है। तो ये थी कुछ आपकी पाश्चुरीकरण से संबंधित चीजें। इसके बाद हम बात करेंगे बर्फ जमाकर। बर्फ जमाकर ये क्या है, जब हम बर्फ जमाने की बात करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर रखा जाता है, जब चीजों को क्या किया जाता है, फ्रीज किया जाता है, मतलब चीजों को जमाया जाता है। ओके। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हमको कई सारे मेथड मिलते हैं, अप्रोक्सीमेट 3 से 4 3 मेथड तो कॉमन मेथड मिलते हैं, और इन मेथड जो 3 मेथड हैं उनके अंतर्गत भी हमें बहुत सारी विधियां मिलती हैं। तो हम खास कर अभी अपने 3 पॉइंट को करेंगे। एक होता है, पहला होता है क्या आपका, गहरी हिमीभूत। तो गहरी हिमीभूत ये क्या है, गहरी हिमीभूत में इस तरह से वस्तुओं को रखा जाता है कि यहाँ पर आइस के, जो आइस होती है उसके छोटे छोटे पॉइंट्स आपके भोज्य पदार्थों में बहुत तीव्र तरीके से क्या कर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, मतलब वहां पर क्रिएट हो जाते हैं। भाई प्रवेश तो नहीं करेंगे ना, हम प्रवेश नहीं करेंगे, वो क्या हो जाते हैं ऑटोमेटिक, इतना यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, सॉरी इतना लो रहता है कि यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर हमारे जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें आइस के छोटे छोटे टुकड़े बहुत ही बारीकी पॉइंट में देखने को मिलते हैं। ये इसलिए हो जाते हैं, ये तो वस्तुओं का खासकर जो उनका मूल स्वरूप होता है या जिस रूप में होते हैं वो नष्ट नहीं होता है। दूसरी चीज, वस्तुएं क्या खराब नहीं होती है। ओके। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आपका दूसरा होता है चिल स्टोरेज। कितना, कौन सा, चिल स्टोरेज।
चिल स्टोरेज का एक पर्टिकुलर क्या टेम्परेचर होता है जो कि 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना, सबके टेम्परेचर पूछ लिया जाता है। सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है कि फ्रीजिंग मेथड में कौन कौन सी विधियां आएंगी, ये पूछ लिया जाता है। किस विधि में कितना टेम्परेचर लग रहा है ये भी पूछ लिया जाता है अगर पूछने लायक है तो। और जब हम यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट आता है आपका क्या, कोल्ड स्टोरेज। कौन सा आता है, कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज का जो टेम्परेचर होता है वो आपका 0 डिग्री से लेकर के 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये समझ में आया ना कि बर्फ आपका फ्रीजिंग क्या है, बर्फ जमा कर हम कैसे कीटाणुओं को नाश कर सकते हैं। तो फ्रीजिंग मेथड आपका लगभग कितने कितने सेल्सियस पर काम करता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है। फ्रीजिंग मेथड 3 टाइप से किया जा सकता है। पहला गहरी हिमीभूत विधि, दूसरा है आपका चिल स्टोरेज और तीसरा है आपका कोल्ड स्टोरेज। ओके, तो अभी आप सिर्फ इतना ही जानते रहिए, बाकी क्लास में इसकी डिटेलिंग से मैंने चर्चा की है, जो भी पुराने स्टूडेंट हैं। इसके बाद होता है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। क्या होता है, डिहाइड्रेशन। देखिए आपको कॉमन चीज बताएं, जैसे आपको याद करने का, माइंड में टिकने का तरीका क्या है कि डिहाइड्रेशन से आपका, आप देखते हो अक्सर जब लूज मोशंस आने लगते हैं तो डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर पहला शब्द क्या बोलते हैं, बोलते हैं इसको डिहाइड्रेशन हो गया है। मतलब क्या हो गया, डिहाइड्रेशन भी हो गया है, अब इनको ग्लूकोज लगाना पड़ेगा। मतलब उनकी बॉडी से पानी ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया है, निकल गया है। जितनी पानी होना चाहिए था, जितनी वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी एक बॉडी में, उतनी नहीं है। मतलब क्या हो गई है, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, पानी क्या है, निकल गया है। तो वही होता है क्या, आपका निर्जलीकरण। अब इस डिहाइड्रेशन, इस निर्जलीकरण के थ्रू हम अपने भोज्य पदार्थ को भी सेव कर सकते हैं। कैसे, अब हम जब अपने भोज्य पदार्थों से पानी को निकाल देंगे और निकाल करके उनको प्रिजर्व करेंगे यानी सुरक्षित कर देंगे, वही क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन आपका पर्टिकुलर, मैम आपकी आवाज कम आ रही है बेटा, आवाज कम आ रही है। कविता जी कह रही हैं मैम आवाज कम आ रही है। बेटा यहाँ से तो आई थिंक सब क्लियर है, और भी स्टूडेंट बताएं, और जो लोग जुड़े हैं सब लोगों को वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या? चलिए निर्जरी बताएं, आप लोग फटाफट बताएं जल्दी, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। जल्दी से बताइए भाई, बताएं आप फटाफट बताएं। क्या सबको वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है क्या? चलिए प्रॉपर क्लास करने के लिए बेटा आप कोचिंग में संपर्क कर लीजिए, आपका जो नंबर दिया जाता है, ठीक है। नो ओके, वेरी गुड। हम बात करते हैं, देखिए निर्जलीकरण हम किन किन मेथड से करते हैं। देखो बच्चे, निर्जलीकरण जब भी किया जाता है, मतलब डिहाइड्रेट हम कैसे करते हैं, या तो हम वस्तुओं को, कहने का मतलब वस्तुएं या भोज्य पदार्थ आपके, उनको हम क्या कर देते हैं, धूप में सुखा देते हैं। आपके घर में आपकी मदर्स लोग या आप लोग भी हो सकता है करते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई चीज धुलते हो और धुलने के बाद उसको धूप में, मान लीजिए आपने अनाज को ही धुला, गेहूं को धुला, तो गेहूं को धुलने के बाद आप सुखाते हो, प्रॉपरली उन्हें सुखा देते हो बिल्कुल, तभी प्रिजर्व करके रखते हो और तभी वो टिक पाते हैं। अदरवाइज जरा सा भी अगर उनमें नमी रह जाती है तो क्या हो जाती है, सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप धूप में सुखा करके वस्तुओं को निर्जलीकरण द्वारा सुरक्षित कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है क्या, आप जब वस्तुओं में शक्कर और नमक का प्रयोग करते हो, किसका, शक्कर और नमक के प्रयोग के थ्रू, शक्कर और नमक के प्रयोग के थ्रू आपने कभी महसूस किया है, आप आंवले का अचार बनाते हो तो आंवले के अचार जब आप बनाते हो, वो मुरब्बा वाला अचार जिसको बोलते हो, तो आप पानी में चीनी पकाते हो ना, और फिर उसमें आप अपने मुरब्बा डालते हो, जो भी मेथड होता हो, आप
क्यों शुगर में ही क्यों करते हो? क्योंकि इस शुगर के थ्रू जो वाटर होता है वो बिल्कुल क्या कर दिया जाता है, डिहाइड्रेट कर दिया जाता है, और उस शक्कर में, उस शुगर में जो सूक्ष्म जीवाणु है वो पनप नहीं पाते हैं, ठीक है ना। और नमक, जब हम नमक का उदाहरण देते हैं, आपने देखा होगा क्या कि आपके यहाँ अचार जो लोग बनाते हो या आप ही बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो अचार बनाते समय उसमें नमक डाला जाता है। नमक ज्यादा से ज्यादा डाल देते हैं लोग, क्यों? क्योंकि अब इतना भी ज्यादा नहीं कि उसका टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाए। तो कहने का मतलब वहां पर हम नमक का यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपके खासकर डिहाइड्रेशन के मेथड में भी आता है, डिहाइड्रेट भी करता है, और दूसरी चीज सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करता है। और एक कॉमन एग्जांपल दे दूंगी, जैसे आप सब्जियां बनाते हो तो उसमें पहले नमक डाल देते हो। क्यों नमक डाल देते हो? क्योंकि उसका पानी बहुत जल्दी से छूटता है नमक डालने के पश्चात। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकली तरीके से चीजों को पढ़ने पर ना आपके माइंड में चीजें टिकी रहती हैं और इधर उधर नहीं होती हैं, समझ गए ना। तो कहने का मतलब ये कुछ आपके मेथड्स हैं। दूसरा मेथड होता है क्या कि व्यापारिक स्तर पर निर्जलीकरण। तो जब हम व्यापारिक स्तर पर निर्जलीकरण करते हैं तो वहां पर क्या आता है, आपने देखा होगा कि दूध वाला पाउडर आता है ना, मिल्क पाउडर आता है, और कई सारी ऐसी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आपको पाउडर के फॉर्म में आती हैं। तो कहने का मतलब ये हमारे जो व्यापारिक स्तर पर काम होता है वो पर्टिकुलर यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उन यंत्रों के थ्रू आपके भोज्य पदार्थों को डिहाइड्रेट किया जाता है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। तो ये कुछ थी हमारी क्या, सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करने की विधियां, जिनमें कि ये तीनों ही विधियां आती हैं, ठीक है ना, तीनों ही विधियां आती है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि इसमें निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है? क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। ये क्षारीय क्या है और पीएच क्या है? पीएच क्या है बताएं भाई, क्षारीय क्या है, पीएच क्या है? बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ओके, देखिए जब आप बात करते हैं पीएच का तो होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन, ठीक है। क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोजन। एक सेकंड टाइम दें थोड़ा सा। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोजन। सबसे पहले यहीं पर बात टिकाती है, पोटेशियम हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोजन। हम कब जानते हैं कि वस्तुएं अम्लीय हो रही हैं और कब समझते हैं कि क्षारीय हो रही हैं? तो देखिए एक आपका यहाँ पर मान दिया होता है, पॉइंट दिए होते हैं, उस पॉइंट के माध्यम से इंडिकेट किया जाता है या हम समझ जाते हैं कि भाई पीएच मान क्या है। हम बड़ी इजीली तरीके से क्या समझ जाते हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पर पूरा 0 से लेकर के पूरा 12 तक संख्याएं दी रहती हैं। कितना? पूरा 12 तक संख्या, सॉरी 14 तक संख्याएं दी रहती हैं, और आप यहाँ पर मिड वैल्यू क्या होती है? 7। 7 को न्यूट्रल नंबर बोला गया है। अगर किसी भी भोज्य पदार्थ का मान न्यूट्रल आता है, कोई मान नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका अगर किसी भोज्य पदार्थ का मान 7 आता है तो उसको न्यूट्रल की श्रेणी पर रखा जाएगा। और अगर किसी भोज्य पदार्थ का मान 7 से ज्यादा आता है, मान लीजिए 7.5 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर आपकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी, ठीक है ना।
सॉरी क्या होगी, क्षारीयता बढ़ती जाएगी। कितनी होती जाएगी, आपकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर जब 7 से कम मान होंगे तो वो क्या होता जाएगा, अम्लीय होता जाएगा। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हुई आपकी कि पोटेशियम क्या है, और हम क्षार खासकर हमारे जो बैक्टीरिया है वो कहाँ कहाँ पर वृद्धि करते हैं। तो देखिए आपका इसमें इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन विब्रियो कॉलेरा ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, उसका विब्रियो कॉलेरा बी होगा। कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया क्षारीय पीएच मान पर वृद्धि करे तो विब्रियो कॉलेरा जो है आपका क्षारीय पीएच मान पर वृद्धि करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पाश्चुरीकरण मुख्यतः किया जाता है। पाश्चुरीकरण कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। देखिए सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, या फिर रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, या फिर एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए, या फिर अशुद्धियों को निकालने के लिए। तो आप इनमें राइट आंसर बताएंगे कि आपका इसमें राइट आंसर क्या है। देखिए अगर हम फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं तो देखिए कुछ हमारे जीवाणु ऐसे होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो भाई हम सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को क्यों नष्ट करेंगे, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई। एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए हम एंजाइम उनका निष्क्रिय अगर कर देंगे तो क्या पाचन हो पाएगा उस भोज्य पदार्थ का, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अशुद्धियों को निकालने के लिए, अशुद्धियों को निकालने के तो हम धुलकर भी कर सकते हैं, लेकिन हम पाश्चुरीकरण कब करते हैं, खासकर जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उनके लिए हम खासकर क्या करते हैं, पाश्चुरीकरण करते हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, तो समझ में आई ना कि ये ऑप्शन किस तरह से आपका राइट जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बीएमआर के बारे में गलत कथन क्या है। बीएमआर के बारे में गलत कथन, आपको गलत कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर ए है बीएमआर शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित। सतही क्षेत्र का मतलब समझते हो ना, सतही क्षेत्र का मतलब होता है बॉडी व्यक्ति की बॉडी की लंबाई और चौड़ाई, मतलब उसके हाइट और वेट से मतलब रखता है क्या, सतही क्षेत्र। जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया, मतलब जिसकी ज्यादा हाइट होगी उतना ही ज्यादा उसका बीएमआर होगा। ठीक है ना, ये मतलब होता है सतही क्षेत्र से व्यक्ति की हाइट और वेट से संबंधित होता है। और हम बीएमआर निकालते किसके अनुकूल है, व्यक्ति की हाइट और वेट को ही मेजर करके हम उसका बीएमआर निकालते हैं। ठीक है, दूसरा है बीएमआर व्यक्ति की उम्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीएमआर व्यक्ति के उम्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे जैसे देखिए जब स्टार्टिंग में होता है बच्चों का बीएमआर ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी श्वास दर, उनकी धड़कन, उनकी सारा कुछ ज्यादा होता है, इसलिए क्या बीएमआर वहां पर ज्यादा होता है। जैसे जैसे एज और ढलने लगती है, व्यक्ति वयस्कता से बुढ़ापा की ओर जाने लगता है, वयस्कता में जाने लगता है, मध्य वयस्कता में जाने लगता है, वहां पर बीएमआर थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। क्यों, क्योंकि आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपकी बॉडी के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो उतना ज्यादा क्रियाशील एक्टिव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उसके बाद बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि बीएमआर जो है गर्म जलवायु में बढ़ जाएगा। आप देखिए आपका भी आप जब आपकी बॉडी जब बहुत हीट होती है तब इसका मतलब आपके शरीर से ज्यादा एनर्जी लॉस हो रही है। आप एक्सरसाइज क्यों करते हो, आपकी बॉडी हीट होती है और ज्यादा एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, तो गर्म जलवायु में तो होता ही है। इसके बाद पुरुषों का बीएमआर उसी उम्र है, उसी उम्र की कम आयु की महिलाओं, उसी उम्र की कम आयु की महिलाओं के अपेक्षा उच्च होता है। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल क्या है आपका, ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल
सही है, ठीक है, कि मतलब जो पुरुषों का बीएमआर होता है वो महिलाओं की अपेक्षा क्या होता है, पुरुषों का ज्यादा होता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताएं भाई, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन होगा। बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है, तो क्या बीएमआर गर्म जलवायु में, सॉरी गलत कथन का चुनाव करना है यहाँ पर, ठीक है, तो आपका गलत कथन का चुनाव यही होगा भाई, ये तीनों ऑप्शन आपके राइट होंगे और ये कथन आपका क्या होगा, राइट होगा। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। कभी भी बीएमआर गर्म जलवायु में इस तरह से नहीं बढ़ता है जब तक बॉडी उतना क्या होगी, एक्टिव नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि आपके सतही क्षेत्र से बिल्कुल बीएमआर संबंधित होता है और उस बीएमआर व्यक्ति की उम्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज अभी के लिए इतना ही। मेरे बीएड होम साइंस और हिंदी से किया है। बिल्कुल आप डाल सकते हो फॉर्म। नसरीन मंसूरी, नसरीन मंसूरी, ओके, यू आर एलिजिबल फॉर द टीजीटी। ओके, तो चलिए अब आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। हम यहीं पर अपनी क्लास को एंड करते हैं। कल हम फिर से इसी टाइम मिलेंगे 8 बजे। आपका प्रैक्टिस सेशन चालू है इस टाइम। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम प्रैक्टिस की आवश्यकता है, इसलिए रेगुलर क्लास 8 बजे से आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू for watching with us.